आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी बुक 1 में से होने वाले हैं, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम करते हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी यूएसएसआर के अंदर, उसका फाउंडर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन, और इसका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। सेकेंड क्वेश्चन है, सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्रीज वर कॉल्ड, यानी कि जो सोशलिस्ट ब्लॉक की कंट्रीज थी उन्हें क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ पेरिस्ट्रोइका रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोट ओपननेस, यानी कि ये जो पॉलिसी थी पेरिस्ट्रोइका की, जिसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग करना, और दूसरी थी ग्लास नोट जिसका मतलब था ओपननेस लाना, तो ये किसने स्टार्ट की थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन, यानी कि जो यूएसएसआर है वो आई थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद में रशिया के अंदर। तो ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है रशिया में वो कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1917। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु गेव द मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी, यानी कि ये जो शॉक थेरेपी का मॉडल था वो किसने दिया था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, गिव द नेम ऑफ द टू रिपब्लिक्स वेयर अ वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस, यानी कि हमें ऐसी दो रिपब्लिक्स के नाम बताना है जो कि क्या है सोवियत यूनियन के अंदर थी, जिसमें क्या है सेसेशनिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिले थे, यानी अलग देश के लिए मूवमेंट हमें देखने को मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेचन्य और दागिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव द नेम्स फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक अमंग दीज हु डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि इनमें से सबसे पहले अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किस रिपब्लिक ने की थी, किसने कहा था कि मैं आज़ाद हो गया हूँ सबसे पहले, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लत्विया, जिसने सबसे पहले क्या है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द नेम ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो किसने नाम दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी जॉर्ज बश। देखो वैसे तो इसका आंसर होगा जॉर्ज H.W. बश, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आप इसे क्या है ऐसे लिखना कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो दिया था जॉर्ज H.W. बश में। लेकिन डोंट वरी, आपके एग्जाम में ये ऑप्शन जरूर आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन CIS, यानी कि जो कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट है CIS, इनमें से कौन सी कंट्री इसके अंदर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन CIS वाज फाउंडेड, यानी कि CIS कब बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन डिड द अरब रेवोल्यूशन बिगिन, यानी कि जो अरब रेवोल्यूशन है वो कब शुरू हुआ था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2009। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड इन टूनिशिया अगेंस्ट, यानी कि जो टूनिशिया के अंदर स्ट्रगल शुरू हुआ था वो किसके खिलाफ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो पॉवर्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीज़ों के खिलाफ था। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन में कितनी कंट्रीज थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि हमें क्या है इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, यानी कि हमें डेट वाइज बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या है मार्शल प्लान लाया गया, उसके बाद में क्या है जो बर्लिन वॉल है वो बनाई गई, फिर उसके बाद में जो जर्मनी है उसकी यूनिफिकेशन हुई, और लास्ट में क्या है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन डिड इंडिया साइन द 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन, यानी कि भारत ने क्या है 20 सालों के लिए
ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप सोवियत यूनियन के साथ कब साइन की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड, यानी कि अगस्त 1990 के अंदर इराक ने किस में घुसपैठ की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुवैत। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर चीज़ों को बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखो सबसे पहले जो गोर्बाचेव है वो जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के। उसके बाद में क्या है, जो रशिया की पार्लियामेंट है उसने क्या है अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी सोवियत यूनियन से। उसके बाद में क्या है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बना, और उसके बाद में क्या है जो मूवमेंट है इंडिपेंडेंस के लिए वो स्टार्ट हुआ लिथुनिया में। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जो कि एक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका असर्शन देखते हैं, रशिया गोट द सीट ऑफ सोवियत यूनियन इन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि रशिया को क्या है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट मिल गई थी, और वो भी थी सोवियत यूनियन की। तो ये असर्शन यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब रीज़न देखते हैं, रशिया वॉज एक्सेप्टेड एज अ सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि रशिया को क्या है ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि वही क्या है सक्सेसर स्टेट है सोवियत यूनियन का। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और देखा जाए तो ये रीज़न क्या है बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्योंकि देखो जैसे ही रशिया क्या है सक्सेसर बना सोवियत यूनियन का, वैसे ही उसको क्या है जो सोवियत यूनियन की परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में वो मिल गई। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरो। क्वेश्चन नंबर 2 है, Which two countries of the European Union are the permanent members of the UN Security Council? यानी कि यूरोपियन यूनियन की दो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो कि क्या है परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड टू गिव इकोनॉमिक एड टू द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि इकोनॉमिक एड देने के लिए, यानी कि इकोनॉमिकली हेल्प देने के लिए वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, OEEC। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्शल प्लान, यानी कि मार्शल प्लान से हमारा क्या तात्पर्य है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर यूरोप्स इकोनॉमी, यानी कि यूरोप की इकोनॉमी के लिए क्या है यूएसए ने फाइनेंशियली मदद की थी, उसे क्या है मार्शल प्लान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन ब्रिक्स, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री ब्रिक्स के अंदर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्स, यानी कि जो एक सार्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काठमांडू, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नेशंस इन्वॉल्व इन सार्स आर, यानी कि सार्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो ये सारी ही कंट्रीज सार्स के अंदर है जो ऑप्शन में दे रखी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया हैज साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद विच टू एशियन कंट्रीज, यानी कि इंडिया ने क्या है FTA साइन किया हुआ है कौन सी एशियन की दो ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ ये साइन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज बेसिक ऑब्जेक्टिव इज, यानी कि एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टू कंट्रीज रजिस्टर्ड ऑन maastricht ट्रीटी एंड द अडोप्शन ऑफ द यूरो, यानी कि ऐसी कौन सी दो कंट्रीज है जिन्होंने क्या है maastricht ट्रीटी का विरोध किया था और ना ही क्या है अडोप्ट किया यूरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क और ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ सार्स, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री सार्स का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ईयर अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस, यानी कि किस साल में माओ की लीडरशिप के अंडर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1949। क्वेश्चन नंबर 13 है विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि किस देश ने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच ईयर डिड चाइना एसीड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस साल चाइना ने क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सहमत हो गया था और उसके एग्रीमेंट्स भी मान लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2001। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री इज नोन एज लिटिल ज्यूइश जीनिस्ट नेशन, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसे छोटा ज्यूइश जेनिस्ट नेशन कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच यूएन एजेंसी कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी कौन सी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सेफली और पीसफुली यूज देखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी स्टेट साइन यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945, यानी कि 1945 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था वो कितने देशों ने साइन किया था वो हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 51। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इन सभी को क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या है अटलांटिक चार्टर साइन होता है, उसके बाद में क्या है याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद में इस्टेब्लिश होती है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और उसके बाद में होता है लेबनान क्राइसिस, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे आप लोग करेक्ट कर लेना। जहाँ पे सेकंड नंबर पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसकी जगह पे क्या है सेकंड ऑप्शन आएगा और सेकंड ऑप्शन की जगह फर्स्ट ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले देखो अटलांटिक चार्टर हुआ, उसके बाद में याल्टा कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में IAEA और लास्ट में आएगा लेबनान क्राइसिस, तो इस अकॉर्डिंग इसको क्या है सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द, तो हमें बताना है कि जो सबसे बड़ा बदलाव था स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को लेकर वो क्या है किसकी फंक्शनिंग को लेकर किया गया, यानी कि किसके कामों को लेकर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है रिफॉर्म्स लाए गए थे स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस में। क्वेश्चन नंबर 5 है द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल डू नॉट हैव द, यानी कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के उनके पास क्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीटो पावर। क्वेश्चन नंबर 6 है द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल, हु गेव द स्टेटमेंट, यानी कि क्या है जो यूनाइटेड नेशन है वो इसीलिए नहीं बनाया गया ताकि वो इंसानियत को क्या है स्वर्ग तक ले जाएगा, लेकिन ये इसलिए बनाया गया है ताकि वो इंसानियत को क्या है नर्क से बचा पाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो किसने दी है वो हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डग हैमर्सजोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है जो इज़ बेटर देन वोर हु गेव द स्टेटमेंट, यानी कि क्या है बातचीत करना वोर करने से अच्छा है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी वो हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, यानी कि यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी ट्राइगवे ली। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास द सेक्रेटरी जनरल बन की मून फ्रॉम साउथ कोरिया वॉज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, यानी कि जो बन की मून सेक्रेटरी जनरल है UNO के साउथ कोरिया से, तो वो कौन से सेक्रेटरी जनरल है वो हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास द US जापान जर्मनी फ्रांस UK इटली कनाडा एंड रशिया आर द, यानी कि ये जो देशों के नाम दे रखे हैं वो देश क्या है वो हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए G8 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास विद द डिसअपेरेंस ऑफ सोवियत यूनियन द US स्टैंड एज द ओनली, यानी कि जैसे ही सोवियत यूनियन डिसअपेयर हो गया ख़त्म हो गया तो US क्या बन गई वो हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी सुपर पावर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, यानी कि इनमें से कौन से परमानेंट मेंबर है यूएन का, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 13 है, द WHO हैज़ प्लेड अ लीडिंग रोल इन, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, लीडिंग रोल किस में प्ले करता है, यानी कि उसका सबसे ज़्यादा रोल किस में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, विच इंस्टीट्यूशन बिकम द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यानी कि जो लीग ऑफ नेशन एक इंस्टीट्यूशन था उसका सक्सेसर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना या कौन सा इंस्टीट्यूशन बना, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन। और लीग ऑफ नेशन कब बना था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हु इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रेगुलर बजट टू यूएन, यानी कि यूएन के बजट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, यानी कि यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा पैसे कौन सा देश देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। अच्छा, तो नेक्स्ट बुक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी मेरे चैनल से आप लोग देख सकते हो। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली एक्सटर्नल। तो इसमें बता रखा है कि जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ क्या है, एक्सटर्नली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी इंटरनल भी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि एक नेशन की सिक्योरिटी के लिए इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेटरेंस रेफर्स टू, यानी कि डेटरेंस का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग वॉर। डेटरेंस का मतलब होता है वॉर से बचाव, युद्ध से बचाव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी आर देयर, यानी कि सिक्योरिटी के कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सभी को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी विच थ्रेट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस फॉर द कंट्री, यानी कि क्या है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिक्योरिटी की कौन सा जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा माना जाता है एक कंट्री के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलिट्री एक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट वर द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि जो नई नई इंडिपेंडेंट हुई है कंट्री एशिया और अफ्रीका के अंदर, तो उनके लिए क्या है, सबसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन से थे। तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग कंट्री, यानी कि जो एशिया और अफ्रीका की कंट्री है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि उन्हें क्या है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था उनका, यानी कि उनका पड़ोसी देश जो है उनके साथ उनका मिलिट्रीली झगड़ा चलता रहता था, ठीक है। दूसरा ये है, वरिड अबाउट इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कंट्री के अंदर ही जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थे उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही दे रखी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सभी को हमें क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हुई थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि NPT 1968 में। उसके बाद में क्या है, होती है हमारी द स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, यानी कि SALT II। और उसके बाद में होती है द स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि START। और लास्ट में 1992 के अंदर होती है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी कि CWC। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 8th क्वेश्चन के अंदर हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है ये सही है या नहीं। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, द कोल्ड वॉर बिटवीन द 2 सुपर पावर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल वॉर्स इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, यानी कि जो कोल्ड वॉर था 2 सुपर पावर्स के बीच में, उसकी वजह से ही क्या है, जो 1/3 वॉर्स थे वो हुए थे पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, मोस्ट ऑफ दीज वर
दीज वॉर्स वर फोर्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, यानी कि ज़्यादातर जो वॉर थे, जो युद्ध थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ लड़ रही थी। तो ऐसा नहीं था, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी और इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास ओनली वन, यानी कि ऑप्शन ए। क्योंकि देखो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री थी वो वॉर तो सेकंड वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ लड़ रही थी ना, तो ऐसा तो है नहीं फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ क्या है खुद ब खुद ही अपने साथ क्या है युद्ध कर रही थी, तो ऐसा नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9 है विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉपरेशन अबाउट डिसआर्ममेंट, यानी कि आर्म्स को बिल्कुल ही बंद करने के लिए इनमें से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कॉपरेशन ट्रीटी है या कन्वेंशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी ही क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसआर्ममेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी आर्म्स रेस इंक्लूड इन सिक्योरिटी, यानी कि जो हथियारों की दौड़ है उसे क्या है सिक्योरिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जो कि एक असर्शन और रीज़न टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम असर्शन देखते हैं। इन द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज़ फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का उसके अंदर सबसे बड़ा जो खतरा होता है ना वो मिलिट्री थ्रेट से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। मिलिट्री एक्शन एंडेंजर द कोर वैल्यूज़ ऑफ अ कंट्री सच एज सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि ये जो मिलिट्री का खतरा होता है ना जिसकी वजह से जो कोर वैल्यूज़ होती है एक देश की, जैसे कि उसकी सोवरेनिटी हो गई, इंडिपेंडेंस हो गई और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गई, इनको क्या है बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और ये एकदम सही क्या है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12 भी असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन है, तो इसका असर्शन देखते हैं। टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस, यानी कि टेररिज्म का मतलब है कि क्या है पॉलिटिकल वायलेंस होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व्स द सिटीजन्स एंड मोर देन वन कंट्री, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टेररिज्म होता है उसके अंदर क्या है सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि देश के नागरिकों को वहाँ पे क्या है शामिल किया जाता है एक से ज़्यादा देशों के, तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन देखो ये क्या है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही कि टेररिज्म को क्या है पॉलिटिकल वायलेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसका ये हमें बता नहीं रही, बल्कि रीज़न के अंदर तो हमें ये बता रखा है कि इंटरनेशनल टेररिज्म के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, यानी कि जो अर्थ समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रियो दी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चंस और कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी जल्दी से चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स और कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन, यानी कि हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। क्वेश्चन नंबर 3 है द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज पर वो कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1992। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन, यानी कि क्या है इंडिया ने साइन तो कर दिया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, लेकिन उसको रेटिफाइड कब किया था, यानी कि माना कब था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त 2002। क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन, यानी कि जो वर्ल्ड काउंसिल है इंडिजिनस लोगों के लिए वो कब बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। Question number 6 है which among of the following best explains the reason for growing concerns about the environment, यानी कि इनमें से सबसे अच्छा रीज़न कौन सा है जो क्या है इन्वायरमेंट के प्रति जो बढ़ती हुई चिंताएं हैं उनको दर्शाता है, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज हैज बिकम परवेसिव एंड हैज रीच्ड अ डेंजरस लेवल। यानी कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, अब वो क्या है, और ज्यादा डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि इनमें से ग्लोबल कॉमन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर एंड आउटर स्पेस आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। यानी कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एंटार्क्टिका का ओशन है, ये जो आउटर स्पेस है, उसे हम क्या है, ग्लोबल कॉमन्स मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योटो इज सिटी इन, यानी कि क्योटो एक क्या है, शहर है, और वो कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ ब्रुटलैंड रिपोर्ट ऑफ 1987, यानी कि जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट थी 1987 की, उसका टाइटल क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटी फॉर ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि ग्लोबल कॉमन्स के लिए इनमें से कौन सी एक ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल कॉमन, यानी कि इनमें से ग्लोबल कॉमन कौन सा है। और मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल कॉमन का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया या ऐसी टेरिटरी जिसपे किसी एक कंट्री का हक ना होकर पूरी वर्ल्ड का उसके ऊपर हक होता है, यानी सभी कंट्रीज का उसके ऊपर हक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओशन फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इशूड एट रियो समिट, यानी कि जो रियो समिट के ऊपर एक डेवलपमेंट प्रैक्टिस की लिस्ट इशू की गई थी, उस लिस्ट का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजेंडा 21। और ये क्या है, डेफिनेशन भी है एजेंडा 21 की, तो इसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है जो क्या है, कॉन्सेप्ट को दर्शाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि हमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी ही करनी है, उसके साथ हमें क्या है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है और उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एज पर क्योटो प्रोटोकॉल द मेजर कंट्रीज हैड टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय डैश, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार जो देश है उनको कब तक अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है, वो कब तक कम करनी ही पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 2012। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी नेशंस अटेंडेड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, यानी कि 1992 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसमें कितने देश आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 170। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a benefit of globalization, यानी कि इनमें से ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट यानी कि फायदा कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट जनरेट्स अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, बेरोजगारी आ जाती है एक सोसाइटी के अंदर, तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हैविंग मैनिफेस्टेशंस लाइक, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या है, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये तीनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश सिग्निफाइज द रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू एक्टिविटीज इन सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी कि जो सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या है, गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन से क्या है, रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि छूट मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्लोबलाइजेशन के बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबलाइजेशन इज इंक्रीज्ड द स्टेट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक स्फीयर ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग, यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हर एक कल्चर है वो क्या होता जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट। क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कल्चर है वो और ज़्यादा डिफरेंट यानी कि अलग होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन, यानी कि इंडिया ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी, कब अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज बिलीव टू हैव प्लेड अ ग्रेटर रोल इन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सबसे बड़ी भूमिका रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WSF, यानी कि इनमें से सही ऑप्शन को हमें चुनना है और WSF की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ल्ड सोशल फॉर्म। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें असर्शन और रीजन क्वेश्चन है, जिसमें हम असर्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पीपल, यानी कि क्या है जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमेशा ही पॉजिटिव नहीं होता, उसके क्या है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक नतीजे निकलती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब हम रीज़न देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इट हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसकी अलग अलग डायमेंशंस है और साथ ही ये क्या है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली क्या है चीज़ों को शो करता है यानी कि प्रकट करता है। तो रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो रीज़न है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, दोनों में ही क्या है थोड़ी अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A and R are true, R is not the correct explanation of the A। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा डीमेरिट है ग्लोबलाइजेशन का यानी कि नेगेटिव इफेक्ट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट फेल्स टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये क्या है लोगों को भरपूर रोजगार नहीं दे पाया है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया है। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इनमें से किसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्लोबलाइजेशन इज अ डैश कॉन्सेप्ट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन कौन सा कॉन्सेप्ट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्लोबलाइजेशन डील विद द फ्लो ऑफ, यानी कि ग्लोबलाइजेशन किसके फ्लो के साथ डील करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही फ्लोज ग्लोबलाइजेशन के अंदर है, जैसे कि आइडियाज, कैपिटल और कमोडिटीज। क्वेश्चन नंबर 14 है और हाँ यहाँ पे थोड़ी असर्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो शायद पिछली वालियों में भी असर्शन की स्पेलिंग गलत थी तो उन्हें सही कर लेना। तो असर्शन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ ऑफन कॉल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन उसे कहा जाता है जिसमें क्या है इकोनॉमिक फ्लो हो, यानी कि पैसे का फ्लो हो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व मैनी एक्टर्स अदर दैन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वर्ल्ड ट्रेड वगैरह, उनके अलावा भी और बहुत कुछ एक्टर्स होते हैं, बहुत कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A and R are true, R is not correct explanation of A, क्योंकि ये जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहीं पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं ख़त्म। नेक्स्ट बुक की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।